हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं कि वोल्टेज हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टेबल है और ये टेबल का ए कॉर्नर है और ये टेबल का बी कॉर्नर है। ए कॉर्नर पर टेबल के ए कॉर्नर पर हमने एक किताब को रखा है। अगर इस किताब को हमने इस ए कॉर्नर से या फिर ए प्लेस से बी प्लेस पर भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। तब जाके हमारी ये जो बुक है ये ए प्लेस से बी प्लेस पर मूव करेगी। ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी कि एक तार है, एल्युमिनियम का एक पीस है, एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो ये एल्युमिनियम का छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, एल्युमिनियम के ही एटम्स के साथ बना होगा, यानी बिलियंस ऑफ एटम से ये एल्युमिनियम का पीस जो है बना होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर, मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम टेम्परेचर पर जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उनको सुफिशिएंट एनर्जी यानी काफ़ी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने जो शेल होता है वहाँ से निकल जाते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। 13 एटॉमिक नंबर, यानी क्या 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे और 13 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं, सबसे अंदर होते हैं, यानी न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है। और ये फिक्स्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बनाया है कि 13 क्या है, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर से क्या होंगे, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में कितने होंगे 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और 2 कितने हो गए 10। तो फिर लास्ट वाले शेल में, एल्युमिनियम का जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जैसे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ये जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा है ना। तो रूम टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको सुफिशिएंट एनर्जी यानी काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। यानी जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा या फिर रूम टेम्परेचर जो होगा, ये इनके लिए काफ़ी होती है कि ये अपने ये जो शेल है इससे बाहर निकल जाते हैं। यानी इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि ये यहाँ से अपना शेल छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है। वो क्यों आते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं या फिर कहिए कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होगा ना, तो ये इसके जस्ट बहुत ही क्लोज होगा। तो ये अपने न्यूक्लियस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ा होगा, अपने न्यूक्लियर फोर्स के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे, यानी देखिए ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसके पास में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला शेल। ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने न्यूक्लियस के साथ यानी स्ट्रांगली जुड़े होंगे। तो जैसे जैसे हम, यानी यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाले शेल में, यानी क्या, ये अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़ा होगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी, यानी सबसे बाहर वाला शेल है, तो ये क्या, इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा होगा अपने न्यूक्लियस के साथ। तो इसलिए ये क्या है, वीकली जुड़ा होगा एज कंपेयर टू ये जो इसके साथ में ही बिल्कुल क्लोज में इसके जो शेल है। ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ वीकली जुड़े होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एल्युमिनियम का पीस है इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, यानी बहुत सारे एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर अगर एक एटम एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, यानी रूम टेम्परेचर यानी मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर एल्युमिनियम का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस छोटे से पीस में क्या होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना, तो बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी नॉर्मली। मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से हैं, इस डायरेक्शन में हैं, कुछ डाउन साइड में हैं, कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में हैं, कुछ राइट साइड में हैं, यानी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन ए particular direction is called current। उसको क्या बोलते हैं हम, करंट मिलती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन हमारे एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो हमें एक करंट मिलती है जिसको हम करंट बोलते हैं। तो अब हम क्या करें कि ये हमें करंट मिले, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे तभी तो हमें करंट मिलेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां से वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ये वोल्टेज क्या काम करता है, एक तरह से फोर्स का काम करता है। ठीक है, जब हम यहां से वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ये एक फोर्स की तरह इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो एक्ट करेगी। ये जो वोल्टेज एक्ट करेगा यहाँ पर फोर्स की तरह, और उस फोर्स से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसकी वजह से हमें करंट मिलेगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो प्लस की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे या फिर मूव करेंगे इस तरीके से क्लोजली। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये सर्किट इस तरीके से होगा, यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से वायर ही तो है। यहाँ पर बल्ब के अंदर क्या होगा, टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है ना, क्लोज्ड पाथ है। तो ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसके अंदर से भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उन पर भी ये जो हमारे पास वोल्टेज यहाँ से होगा वो क्या काम करता है, एक प्रेशर की तरह काम करता है, या फिर कहिए कि एक फोर्स की तरह यहाँ पर वोल्टेज वर्क करता है। ठीक है, तो जब यहाँ से वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी तो क्या होगा कि मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर का ये ए प्लेस है जहाँ पर मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ए प्लेस से बी प्लेस पर भेजना है तो एक तरह से ये क्या काम करेगा, वोल्टेज एक तरह से इस पर यानी फोर्स का काम करेगा। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे। ठीक है, तो आप वोल्टेज को क्या कह सकते हो, वोल्टेज को आप यहाँ पर फोर्स भी कह सकते हो या फिर प्रेशर कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से प्रेशर ही तो मिल रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पर जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज हो गया W यानी वर्क अपान चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क ही तो हुआ एक तरह से। जैसे ही हमने वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किया तो क्या हुआ, वोल्टेज की वजह से यहाँ पर एक तरह से फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगी, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्टेंस यानी ए प्लेस से बी प्लेस पर ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया एक तरह से। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस वर्क हो जाता है ना। तो वर्क किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर या फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो हमारे पास वर्क हुआ, तो W अपान Q। अब ये जो हमारे पास वर्क होता है और जो एनर्जी होती है उनका यूनिट जो है वो सेम ही होता है, जूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जूल पर ये जो चार्ज है इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम जो है या फिर जे इस तरीके से लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट हो गया वोल्टेज का या फिर और वोल्ट कहते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम हमारे पास यूनिट हो जाता है वोल्टेज का या फिर वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।